दोस्तों नमस्कार। आज इस क्लास में हम चैप्टर 13 पर बात करने वाले हैं जो कि कार्य का महत्व नाम के टॉपिक पर आधारित है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी तक नई किताब पर आधारित लेक्चर्स कवर कर रहे हैं। यह इस सीरीज में आज आपकी क्लास 6 का 13 चैप्टर है जो कि कार्य का महत्व से जुड़ा है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का कोट दिया हुआ है, लिखा है, जब आप कोई काम कर रहे हों उससे बाहर कुछ ना सोचें। यानी जो भी आप काम कर रहे हैं उसी में ही रमे रहें, उसी में ही बिजी रहें, उसे पूजा की तरह करें। यानी कि उस अपने काम को पूजा समझें। लिखा रहता है ना कहीं पर, कर्म ही पूजा है और सबसे बड़ी पूजा की तरह, और उस समय अपना पूरा जीवन उसे समर्पित कर दें। यानी कि जब तक किसी काम में आपका डेडिकेशन नहीं होगा तब तक आप अपना बेहतर नहीं दे पाएंगे। तो ये स्वामी विवेकानंद जी के कोट पर आधारित बात थी। इस चैप्टर में भी दो महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछे गए हैं। सवाल क्या है? पहला है, लोग विभिन्न प्रकार की किन किन गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं, यानी कि कौन कौन सा वो काम करते हैं। और दूसरा सवाल है, हमारे दैनिक जीवन में इनका क्या योगदान है और ये हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। अनु और कबीर पार्क में खेल रहे थे, तभी उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाली गीता मौसी को टैक्सी से उतरते हुए देखा। वह अपनी नौकरी से घर वापस आ रही थीं और अपनी यूनिफॉर्म में थी। यूनिफॉर्म का मतलब तो आप जानते हैं, जैसे आप अपने स्कूल जाते हैं यूनिफॉर्म पहन के, हाँ वही यूनिफॉर्म उनके अपने ऑफिस की यूनिफॉर्म रही होगी। वह भारतीय वायुसेना में पायलट हैं, यानी कि क्या है, वो विमान चालक हैं, पायलट हैं का कार्य करती हैं और पूरा कस्बा उन पर गर्व करता है। यानी कि उनके काम पर उनका जो मोहल्ला है, उनका जो कस्बा है, वो उन पर गर्व करता है। यहाँ पर इनका वार्तालाप दिखाया गया है। कबीर, गीता मौसी की पोशाक काफ़ी कुछ उस पोशाक की तरह लग रही है जैसी कल मैंने तुम्हारे घर पर देखी थी, परंतु उसका रंग अलग था। तो यहाँ पर कबीर बोलता है, मेरे दादाजी की पोशाक हैंगर पर लटकी हुई थी। यानी कि जो पोशाक उसने देखी थी वो उसके दादाजी की थी। और क्या थी वो? वह सीमा सुरक्षा बल से सेवानिवृत्त हुए हैं, यानी कि रिटायर हुए हैं, और वो अब वे अपना समय किसी अन्य काम में लगाते हैं। और वो काम कौन कौन सा है? आसपास के बच्चों को निःशुल्क भूगोल पढ़ाने में, हमारे सब्जी उद्यान में काम करने में, और घर के अन्य काम करने में व्यतीत करते हैं। यानी कि अपना समय इन सारी चीज़ों में वो लगाते हैं। और क्या करते हैं? यहाँ पे बताया गया है कि मेरे माता पिता दुकान चलाते हैं जिसमें कई तरह की वेशभूषा और सिले हुए वस्त्रों की बिक्री की जाती है। अप्पा सुबह चले जाते हैं और माँ हमारे विद्यालय जाने के बाद दुकान में उनका सहयोग करती हैं। सामान्यतः माँ हमारे विद्यालय से आने से पहले घर आ जाती हैं। वह एक स्वैच्छिक समूह के साथ भी कार्य करती हैं जहाँ महिलाओं को बुनाई सिखाई जाती है। क्या तुम्हें मेरे बड़े भाई रोहन स्मरण हैं? तुम उनसे मिले थे जब वह मुझे विद्यालय लेने आते थे। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और वह कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं। यानी कि कोई ऐप्स बनाने वाली कंपनी है आईटी सेक्टर की, जिसमें उसका भाई काम करता है। वह सप्ताह के अंत में पास के एक महाविद्यालय में युवा विकास कार्यक्रम में सम्मिलित लोगों को स्वेच्छा से कंप्यूटर से संबंधित कौशल भी सिखाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के वार्तालाप में ये कहते हैं कि क्या बात है अनु, हमारे आसपास लोग कितने प्रकार के काम करते हैं। यानी कि हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं वो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं और उनका विभिन्न प्रकार का जो काम है वो अन्य लोगों से भिन्न है और सबका काम अपने आप में महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक तालिका दी गई है, इसमें आपको थोड़ा सा काम करना है। तालिका में क्या कहा गया है? अन्नू और कबीर की कहानी में भिन्न भिन्न पात्र कौन कौन से कार्य कर रहे हैं, नीचे दी गई तालिका में उसको भरिए। यानी कि कहानी के पात्र कौन से हैं और वे कौन कौन सा कार्य करते हैं। इसी तरीके से आप अपने आस पड़ोस के लोगों को भी देखिए, वो क्या काम करते हैं और वो किस प्रकार से उनका काम समाज के निर्माण में, देश की आर्थिक व्यवस्था में योगदान देता है। इस चीज़ को आप खुद अपने स्तर पर भी अपने पास पड़ोस में देख करके इस सूची को तैयार कर सकते हैं। अब आगे क्या लिखा है? उपरोक्त विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को दो समूहों या श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है आर्थिक गतिविधियां और दूसरा है गैर आर्थिक गतिविधियां। तो आर्थिक गतिविधियां का मतलब क्या है? आर्थिक गतिविधियों से क्या है संबंध? आर्थिक गतिविधियों का मतलब ऐसा कोई भी काम जिसको करने से आपको आर्थिक लाभ होता हो उसको आर्थिक गतिविधि कहते हैं। जैसे कि
कोई स्कूल में टीचर अगर पढ़ा रहे हैं तो उनको वहाँ पर सैलरी मिल रही है। इसके अलावा आपके स्कूल की वैन की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए पैसे मिलते हैं। साथ साथ में आपके स्कूल के गेट पर जो गार्ड अंकल होते हैं उनको भी उस चीज़ के लिए पैसा मिलता है। या फिर आपके गली में, आपके मोहल्ले में जो किराने की परचून की दुकान है, वहाँ पर उस दुकान में सामान बेचने से उनको, अंकल या आंटी को फ़ायदा होता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो हैं वो किस में शामिल हैं? आर्थिक गतिविधि में शामिल हैं, क्योंकि इस काम के बदले उनको कुछ न कुछ आर्थिक लाभ होता है, यानी कि उसको पैसे मिलते हैं। इसी में दूसरी तरफ अगर हम गैर आर्थिक गतिविधि की बात करें तो गैर आर्थिक गतिविधि में मान लो आपकी मम्मी हाउस वाइफ हैं, घर का सारा काम करती हैं, सुबह से लेकर के शाम तक, सुबह उठना, साफ़ सफाई करना, आप लोगों को तैयार करना, आपको लंच देना, ठीक है, आपके पापा के लिए उनकी कपड़े को प्रेस करना, उनकी केयर करना, उनको लंच तैयार करके देना, घर की साफ़ सफाई करना, बाज़ार जा कर के सब्जी खरीदना, किराने का सामान लाना, ये सारा काम वो भी करती हैं। लेकिन इसके बदले संभवतः उनकी कोई निश्चित पगार, सैलरी या वेतन नहीं मिलता, इसलिए किस गतिविधि में शामिल होगा? गैर आर्थिक गतिविधि में शामिल होगा। इसी प्रकार से जैसे आप बहुत लोगों को देखे होंगे कि वो क्या करते हैं कि कभी कभार रोड के किनारे बैठ करके कुछ बच्चों को, जो गरीब या कमज़ोर बच्चे हैं, उनको फ्री में पढ़ाते हैं। तो पढ़ा तो रहे हैं लेकिन उसके बदले उनको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, तो ये भी किस में आएगा? गैर आर्थिक गतिविधि में आएगा। या फिर आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके लिए मोटिवेशन के लिए बैठ करके कहीं पर 4 लोगों को इकट्ठा कर उनको उनके कैरियर से जुड़े हुए मार्गदर्शन करते हैं, उनको भविष्य के निर्माण के लिए सलाह सुझाव देते हैं, जिसके बदले में वो उनसे चार्ज नहीं करते हैं। तो जब चार्ज नहीं करते हैं तो किस में आएगा? गैर आर्थिक गतिविधि में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर्थिक गतिविधियां वह हैं जिनमें अर्थ यानी कि द्रव्य मुद्रा सम्मिलित होता है, अथवा जिन्हें अर्थोपार्जन के लिए किया जाता है, अथवा जो सम्मिलित पक्षों के लिए वस्तु के नगद मूल्य से संबंधित होती हैं। तो आर्थिक गतिविधि क्या हुई कि वह गतिविधियां जिनमें अर्थोपार्जन के लिए जिनको किया जाता है उनको आर्थिक गतिविधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए व्यापारी बाजार में स्कूल बैग बेचते हैं, किसान अपनी उपज बाजार में बेचते हैं, वकील अभियोजन का शुल्क लेते हैं, यानी कि वकील जो आपकी केस लड़ते हैं, है ना, उनको उसके बदले फीस मिलती है। तो वो सब किस में शामिल है? आर्थिक गतिविधि में शामिल है। श्रमिक कार बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं, जिसके बदले उनको पैसा मिलता है। तो बाजार क्या है? यहाँ पर बाजार के बारे में बताया गया है, वह स्थान जहाँ पर व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करते हैं। यानी कि जब आप बाजार जाते हैं, वहाँ पर सामान खरीदते हैं, या आपने अपने फ़ोन में रिचार्ज करवाया, या आपने किसी को पैसे ट्रांसफ़र किए, फ़ोटो खिंचवाई, तो कुछ भी आप ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर, है ना, पैसे का लेन देन और सेवाओं का, वस्तुओं का लेन देन करते हैं, वह बाजार है। व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं के बदले अन्य वस्तुओं का लेन देन कर सकते हैं, किंतु अधिकांशतः बाजारों में इनका लेन देन धनराशि के लिए किया जाता है, यानी कि पैसे के रूप में किया जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि पहले पुराने टाइम पे जब पैसा नहीं था तो लोग वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन में भुगतान कैसे करते थे? जरा सोच करके हमें कमेंट करके बताइए। अब आगे है शुल्क। शुल्क क्या है? किसी व्यावसायिक परामर्श या सेवाओं के लिए एक व्यक्ति या संगठन को किया गया भुगतान, उसको शुल्क कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए एक चिकित्सक या वकील को दिया गया शुल्क, है ना, ये सब किसकी कैटेगरी में आता है? फीस की कैटेगरी में आता है। गैर आर्थिक गतिविधियां क्या हैं? वह हैं जिनमें आय अथवा संपत्ति अर्जित नहीं होती। सामान्य भाषा में गैर आर्थिक गतिविधि की अगर बात करें तो ऐसी गतिविधि क्या है जिसमें आय अथवा संपत्ति अर्जित नहीं होती, उसको गैर आर्थिक गतिविधि कहते हैं। बल्कि इन्हें कृतज्ञता, स्नेह, सेवा और आदर जैसी अनुभूतियों के साथ किया जाता है। उदाहरण के लिए अभिभावकों द्वारा परिवार के लिए भोजन बनाना, या बच्चों की उनके विद्यालय के कार्य में सहायता करना, युवाओं द्वारा दादा दादी नाना नानी आदि की सेवा करना, परिवार के सदस्यों द्वारा घर के नवीनीकरण में सहायता करना, आदि आदि आदि, ये सब भैया गैर आर्थिक गतिविधि में आता है। यानी कि इसमें पैसा नहीं मिलता है। आप फ्री में भंडारे का आयोजन करते हैं, उसमें कोई पैसा नहीं मिलता है। आप फ्री में भोजन खिलाते हैं लोगों को, तो वो क्या है? गैर आर्थिक गतिविधि में शामिल होगा। यहाँ पर बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे कई सारे चित्र दिए गए हैं, जिसमें बाजार में एक व्यापारी स्कूल बैग की बिक्री करते हुए दिखाया गया है, बाजार में अपनी उपज बेचते हुए किसान को दिखाया गया है, केस में बहस करती हुई वकील मैडम को दिखाया गया है, ट्रक चलाते हुए के एक ट्रक चालक को दिखाया गया है, और मोटर गाड़ी के कारखाने में एक श्रमिक को काम करते हुए दिखाया गया है। और इन दोनों चित्रों में क्या है?
परिवार के लिए भोजन बनाते हुए अभिभावकों का एक चित्र है और दूसरे चित्र में बच्चों को उनके विद्यालय में उनकी माता द्वारा सहायता की जा रही है होमवर्क पूरा करने में। इन दोनों चित्रों में क्या है, दादी का सहयोग करती हुई युवती, एक युवती है जो अपनी दादी का सहयोग कर रही है, घर के नवीनीकरण में सहायता करते हुए परिवार के सदस्य दिखाई दे रहे हैं। वेतन क्या होता है, एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को नियमित रूप से प्रतिमाह किए जाने वाला नियत भुगतान वेतन कहलाते। काम के बदले जो पैसा प्रतिमाह आपके एम्प्लॉयर के द्वारा कि आप जिस जगह कंपनी या फैक्ट्री या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ पर आपकी नियोक्ता के द्वारा, यानी कि जिन्होंने आपको नियुक्त किया है, काम पर रखा हुआ है, उनके द्वारा आपके काम के बदले जो आपको मिलता है उसको वेतन कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है ये। अनु और कबीर की कहानी में गीता मौसी जो वायुसेना में विमान चालक हैं उनको वेतन मिलता है। क्या मिलता है, पैसा मिलता है, वेतन, रुपया, है ना। वह देश की सेवा करती हैं और यह एक आर्थिक गतिविधि में सम्मिलित है। अनु का भाई रोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो एक कंपनी में काम करता है, उसे भी इस कार्य के लिए वेतन मिलता है। सप्ताह के अंत में वह पास के महाविद्यालय के युवा विकास कार्यक्रम में स्वेच्छा से काम करता है, जहां वह युवा विद्यार्थियों को कंप्यूटर संबंधित कौशल सिखाता है। यहाँ पे इस बात को ध्यान देना गौर से, जब उस काम के बदले वो पैसे चार्ज करता है उसी काम का कंपनी में तो उसको पैसा मिलता है, तो आर्थिक गतिविधि है। लेकिन जब पास के एक कॉलेज में वो युवा छात्रों को फ्री में ऐसा उनको सहयोग करता है तो क्या है, गैर आर्थिक गतिविधि में शामिल होता है। ठीक है, हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अपने अगला टॉपिक है आर्थिक गतिविधियों के प्रकार। आर्थिक गतिविधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। काव्या अपनी चाची के घर कमलापुर गांव जाने के लिए उत्साहित थी, यानी कि कहाँ जाना चाहती थी, अपनी चाची के घर। रास्ते में उसने देखा कि गांव के पास एक राजमार्ग हाईवे बनाया जा रहा था और निर्माण स्थल पर बहुत चहल पहल थी। वहाँ तकनीशियन खोदने वाली और बुलडोजर जैसी बड़ी मशीनें चला रहे थे, यानी कई सारे टेक्नीशियंस थे जो हैवी मशीनों को ऑपरेट कर रहे थे। इस राजमार्ग के बनने से अब निकट के नगर तक जाने का समय 5 घंटे से घटकर केवल 2 घंटा हो जाएगा। काव्या ने सोचा कि जब यह राजमार्ग बन जाएगा तो अपनी चाची के घर बार बार जा सकेगी। फिर प्रसन्न होकर काव्या अपनी चाची को बधाई देने और उनके द्वारा बनाई हुई स्वादिष्ट जलेबी खाने चल पड़ी। काव्या के चाचा उसी समय काम से लौटे थे। वह निर्माण कंपनी में तकनीशियन, यानी कि वो एक कंपनी में काम करते हैं जो किसी चीज़ का प्रोडक्शन करती है, और बुलडोजर चलाते हैं, यानी किसी कंपनी में बुलडोजर चलाते हैं। उन्हें अपनी सेवाओं के बदले प्रतिमाह क्या मिलता है, वेतन मिलता है। अच्छा, आप ये पता करो, आप ये पूछो अपने पापा से कि आपके पापा किस सेक्टर में काम करते हैं, है ना, किस क्षेत्र में काम करते हैं। अगले दिन काव्या की चाची सुबह उठी और अपना घरेलू काम निपटाने के बाद काम पर चली गई। वह अपने गांव के डाकघर में कार्यरत हैं और उन्हें प्रतिमाह वेतन मिलता है, यानी कि उनकी चाची कहाँ पे हैं, एक पोस्ट ऑफिस में काम करती हैं और जहाँ पे उनको काम के बदले सैलरी मिलती है। कार्यालय के बाद वह शाम को ऑनलाइन कक्षाएँ लेती हैं, यानी कि शाम को क्या करती हैं, वो ऑनलाइन कक्षाएँ भी लेती हैं जिसमें वह विद्यार्थियों को विद्यालय की परीक्षा की तैयारी कराती हैं। वह इन कक्षाओं के साप्ताहिक शुल्क लेती हैं, यानी कि पढ़ाती हैं, जिसके बदले उनको इसके लिए शुल्क मिलता है। साथ में सप्ताह के अंत में काव्या अपनी चाची के साथ स्वादिष्ट आम खाने के लिए आम के बगीचे में गई। वहाँ उसे खेत में काम करने वाला एक श्रमिक साहिल मिला जो ट्रैक्टर से खेत को जोत रहा था, यानी कि कौन था, साहिल था जो ट्रैक्टर से खेत को जोत रहा था। इस कार्य के लिए उसे दैनिक मजदूरी के बदले कुछ धनराशि मिलती है, यानी कि उसको रोजाना मतलब रोज के हिसाब से उसको भुगतान मिलता है। शेष भुगतान आमों के रूप में मिलता है, यानी कि जो उसकी दैनिक काम होता है उसके बदले उसको कुछ पैसे मिलते हैं और बाकी का भुगतान उसको वहाँ पर आम दे दिया जाता है उसके बदले में। इस कार्य के लिए आम के रूप में जो भुगतान हुआ उसे वस्तु के रूप में भुगतान कहा जाता है, जिसको बार्टर सिस्टम कहते थे पहले इसको बार्टर सिस्टम कहते थे, यानी कि जब किसी सेवा या किसी सामान के बदले में सामान के रूप में भुगतान हो तो उसको हम बार्टर सिस्टम कहते थे। मजदूरी क्या है, एक विशिष्ट समय अवधि के लिए नियोक्ता द्वारा श्रमिक को किया गया भुगतान मजदूरी कहलाता है। और वस्तु के रूप में भुगतान क्या है कि किए गए कार्य के लिए प्राप्त किया गया गैर मौद्रिक भुगतान, यानी कि वह भुगतान जो मुद्रा के रूप में ना होकर के किसी अन्य रूप में हो, किसी सामान के रूप में हो, किसी सेवा के रूप में हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैर मुद्रिक भुगतान बोलेंगे। जैसे यहाँ पर आपने साहिल की कहानी से समझा कि वह जब काम करता है तो उसको प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी मिलती है और वह मजदूरी कुछ
धनराशि के रूप में होती है और बाकी की मजदूरी उसको उसके बदले में आम मिल जाते हैं, जो कि गैर आर्थिक भुगतान का उदाहरण है। जैसा कि हम अब समझते हैं कि आर्थिक गतिविधियां वह होती हैं जिनमें मौद्रिक मूल्य सम्मिलित है, यानी कि जिनका कोई मौद्रिक लाभ मिलता हो, उसको हम आर्थिक गतिविधि कहते हैं। आर्थिक गतिविधियों से किसी वस्तु के अन्य रूपों में रूपांतरण की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर उसके मूल्य में वृद्धि होती है। इसे क्या कहते हैं? मूल्य संवर्धन कहते हैं। यानी कि जैसे जिसमें वैल्यू एडिशन किया जाता है तो उसमें उसकी कीमत बढ़ती जाती है, जिसको वैल्यू एडिशन या मूल्य संवर्धन कहते हैं। आइए काव्या के पिता राजेश के उदाहरण से इसको समझें। राजेश एक बढ़ई हैं जो विभिन्न प्रकार की लकड़ी के फर्नीचर को बनाने के लिए नज़दीक के बाजार से 6 रुपये की लकड़ी खरीदते हैं। वह लकड़ी का फर्नीचर बनाने के लिए विशेष प्रकार के उपकरणों का उपयोग करते हैं। राजेश बाजार में प्रत्येक कुर्सी को 1000 में बेचते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा? कुर्सी बनाने के लिए लकड़ी की लागत कितनी है? 600 रुपये है, यानी 600 रुपये उन्होंने लकड़ी पे खर्च किए और शेष राशि बची 400। तो उन्होंने 400 किसके लिए होंगे? ये किस चीज़ के लिए है? यह राजेश के कौशल, समय और प्रयास का मौद्रिक मूल्य है जो उन्हें उस कुर्सी को बनाने में लगा था। राजेश ने लकड़ी से फर्नीचर बनाकर लकड़ी का मूल्य संवर्धन किया, यानी कि क्या किया उन्होंने? वैल्यू एडिशन किया, लकड़ी की वैल्यू बढ़ाई, जिसके बदले में उन्होंने उसकी कीमत ली। लकड़ी खरीदने से लेकर कुर्सी के बेचने तक की गतिविधियों में भुगतान सम्मिलित है, इसलिए यह सब आर्थिक गतिविधियों के भाग हैं। किस चीज़ के भाग हैं? आर्थिक गतिविधि का भाग इनको माना जाता है। इसी प्रकार से अगर आप कई सारे उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि मान लो आपके गाँव में गेहूँ तैयार किया जाता है, आपने किसी एक व्यापारी है उसको गेहूँ बेचा है ना, तो आपको गेहूँ की कीमत मान लो 25 रुपये किलो या 20 रुपये किलो जो कुछ भी है मिलअप के हिसाब से भुगतान हुआ। अब उस व्यापारी ने उस गेहूँ को एक आटे की मील में बेच दिया है ना, जहाँ पे आटा बनता है। ठीक है, अब आटे की मील को उस व्यापारी ने 25 रुपये में अगर खरीदा तो मान लो उसने 28 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया। उसने क्या किया? 3 रुपये प्रति किलो बढ़ा दिए। किस चीज़ के लिए बढ़ा दिए? क्योंकि वो गेहूँ को इकट्ठा करता है कई जगहों से, उसकी साफ़ सफाई करवाता है, उसका भंडारण करता है, उसको बोरियों में पैक करके मिल तक पहुँचाता है। इस चीज़ में उसने क्या किया? वैल्यू ऐड किया और उस वैल्यू एडिशन के बदले में उसने अपनी चार्जेज जोड़ लिए 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। फिर जब वही गेहूँ वहाँ पर आटे की मिल में पहुँचता है तो आटे की मिल में उसको गेहूँ को पीस करके आटा तैयार किया जाता है और उसकी अच्छे से साफ़ सफाई वैज्ञानिक पद्धति से उसका भंडारण करके उसको अलग अलग रेंज के पैकेट्स में बांटा जाता है और कंपनी उसको हो सकता है 35 रुपये 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचे, है ना, वो आटे की मील। तो उसने उसमें क्या किया? गेहूं से आटा बना दिया, यानी कि उसका क्या किया? वैल्यू एडिशन कर दिया। इस कहानी को थोड़ा अगर हम और आगे बढ़ाएं, अब उस आटे को खरीद लेते हैं बेकरी वाले। बेकरी वाले मान लो उस आटे से कुछ बेकरी के प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना, तो यहाँ पर 35 रुपये किलो के हिसाब से जो भी प्रोडक्ट उन्होंने खरीदा था, तो उस 1 किलो के आटे से वो शायद ऐसा कुछ नया उत्पाद तैयार करें जो 50 रुपये 100 रुपये किलो बिके। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? किसान से लेकर के बेकरी तक आटे की कहानी में अलग अलग चरण में उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। किस लिए बढ़ती जा रही? क्योंकि वो उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं। हर बार क्या हो रहा है? आर्थिक गतिविधि हो रही है। अब इसमें भी दिया गया है कि अपने विचार से जो गतिविधियां व्यवसाय मौद्रिक मूल्य का सृजन करते हैं उनके सामने सही का निशान लगाएं और जो नहीं करते उनको छोड़ दें, है ना। बेकर, दर्जी, किसान द्वारा अपने ट्रैक्टर की मरम्मत, चिकित्सक है, परिवार के लिए भोजन बनाने वाले अभिभावक हैं, है ना, और वैज्ञानिक है, बीमार दादा दादी नाना नानी की देखभाल करने वाले व्यक्ति हैं। तो इसमें से कौन कौन सी गतिविधियाँ आर्थिक गतिविधि में शामिल हैं और कौन सी गतिविधि आर्थिक गतिविधि में शामिल नहीं है, उसको आप यहाँ पर चिन्हित कीजिए। अब आगे अगला टॉपिक है हमारा गैर आर्थिक गतिविधियों का महत्व। अब देखो, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्थिक गतिविधियों से ही सब कुछ होता है। बहुत सारी ऐसी भी गतिविधियां हैं, जो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनका भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे गैर आर्थिक गतिविधियों में धनराशि सम्मिलित तो नहीं होती, फिर भी इनसे उत्पन्न मूल्य हमारे जीवन में महत्व रखते हैं। सबसे पहली चीज़, एक उदाहरण दिया गया है सेवा का, है ना। सेवा का क्या है? हमें मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, गिरजाघर आदि अनेक स्थानों पर सेवा कार्य देखने का अवसर मिलता है। उदाहरण के लिए गुरुद्वारे में दर्शन हेतु आने वाले सभी श्रद्धालुओं को लंगर या सामुदायिक रसोई में निःशुल्क भोजन कराया जाता है। इन सेवा कार्यों से हमें संतुष्टि और कृतज्ञता की अनुभूति होती है और ये सेवा कार्य निस्वार्थ भाव से समाज में योगदान देता है।
तो इसी प्रकार से सामुदायिक सहभागिता का अगर महत्व की बात की जाए तो सामुदायिक सहभागिता स्वच्छ भारत जैसे अभियान था, और वृक्षारोपण है, वन महोत्सव है ना, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो हमारे साथ सामुदायिक सहभागिता के महत्व को समझाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान अपने आसपास सफाई रखने के लिए सभी भारतीय नागरिकों द्वारा सामूहिक प्रयासों पर आधारित है। हम लोग अपने घरों और आसपास के स्थानों को साफ रखते हैं। लोग मिलजुल कर गलियों, सड़कों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों या सामुदायिक क्षेत्रों को भी साफ रखते हैं। इन सामूहिक प्रयासों से घर, आसपास के क्षेत्र, समाज और राष्ट्र कैसा रहता है? स्वच्छ रहता है। कैसा रहता है बच्चा लोग? साफ रहता है। अब सामुदायिक सहभागिता के एक और उदाहरण है भारत में वृक्षों के महत्व और वन संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए वन महोत्सव का आयोजन है। यानी कि वनों के महत्व को समझाने के लिए वन महोत्सव का आयोजन किया जाना सामाजिक सहभागिता का अनुपम उदाहरण है। इस प्रयास से वृक्षारोपण अभियानों के लिए समुदाय के सदस्यों को एक साथ लाया जाता है, यानी सभी लोगों को एक साथ जोड़ा जाता है। इसी प्रकार से आप कोई अन्य उदाहरण दीजिए, कमेंट करके हमको बताइए कि ऐसे और कौन कौन से काम हैं जो सामाजिक और सामुदायिक सहभागिता का उदाहरण हैं। भारत के अनेक समुदायों में सामुदायिक सहभागिता की समान परंपराएं हैं। क्या आप अपने क्षेत्र की कुछ ऐसी परंपराओं के बारे में बता सकते हैं? बताइए। अगर हमें इंतज़ार है आपके जवाब का। हम भारत में कई त्यौहार मनाते हैं। इन त्योहारों के अवसर पर लोग मिलकर अनेक गतिविधियां करते हैं। वह मिलजुल कर स्थान की सजावट करते हैं, व्यंजनों को बनाते हैं। तो क्या वे आर्थिक गतिविधियाँ हैं या गैर आर्थिक गतिविधियाँ हैं? आपके विचार से इनमें क्या जीवन मूल्य समाहित है? क्या इनका वैल्यू है? इससे हमारे लिए क्या परिवर्तन, क्या सामाजिक मार्गदर्शन मिलता है? क्या आप उन सामुदायिक कार्यक्रमों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें आपके विद्यालय या आसपास आयोजित किए गए? इन कार्यक्रमों की एक सूची बनाइए और उससे आपने क्या सीखा, आपको क्या अनुभव मिला, इस पर चर्चा कीजिए। आगे बढ़ने से पहले हमने क्या क्या सीखा इस पर विचार करते हैं। इस अध्याय में हमने आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों को सीखा कि आर्थिक गतिविधियाँ क्या हैं और गैर आर्थिक गतिविधियाँ क्या हैं। इसी प्रकार से और हमने क्या सीखा? हमने आर्थिक गतिविधियों से उत्पन्न मूल्य संवर्धन के बारे में सीखा, जैसा कि मैंने आपको आटे की मील का उदाहरण देकर के समझाया था अभी कि कैसे अलग अलग चरण में उसमें वैल्यू एडिशन होने से उसकी कीमत बढ़ती जाती है। अगली चीज़ क्या है? हमने समझा कि गैर आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार सामाजिक कल्याण एवं निजी कल्याण में योगदान देती हैं, जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाती हैं। तो ये रहा इस चैप्टर से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण बिंदु, हमने इस पर चर्चा किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आप रिवाइज करते रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई टॉपिक नहीं समझ में आए तो कमेंट डाल दीजिए, उसको दोबारा से मैं किसी अन्य वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आप सबका धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।